जब स्विमिंग पूल का वो सर्द और गहरा पानी मेरे हलक में उतर रहा था और मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मौत का फरिश्ता मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है। ऊपर खड़ी वो अमीर और बेरहम औरतें जोर जोर से कह कहे लगा रही थीं। उनकी आंखों में मेरे तमाशे को देखने की एक अजीब सी हवस चमक रही थी। मैं जितना अपना सर पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता, वो अपने तेज जूतों की नोक से मुझे दोबारा उसी गहरे पानी के अंदर डुबा देती। मेरा पूरा जिस्म शदीद बुखार और अद्वियात के नशे की वजह से पहले ही सुन्न हो चुका था, और अब मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं अपने हाथ पांव मार के खुद को बचा सकूं। पानी के अंदर से मुझे उनकी धुंधली शक्लें और ऊंचे कहकहे पिघले हुए शीशे की तरह महसूस हो रहे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि मैं एक गैरतमंद और खुददार इंसान से उन अमीर जादियों का बिकाऊ खिलौना कैसे बन गया। आखिर मेरी जिंदगी में वो कौन सा मनहूस लम्हा था जिसने मुझे उस चमकते हुए जहन्नुम के वस्त में ला खड़ा किया, जहां मेरी मौत पे तालियां बजाई जा रही थी। उस हौलनाक मंजर और मौत के उस आखिरी झटके से ठीक 1 महीने पहले मैं एक बिल्कुल अलग इंसान था। मेरी जिंदगी गुर्बत और मुफलिसी से भरी जरूर थी, लेकिन उसमें जिल्लत का ये जहर शामिल नहीं था। ये सब तब शुरू हुआ था जब मेरी बूढ़ी माँ अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए का इंतजाम ना हुआ, तो वो हमेशा के लिए हमें छोड़ जाएंगी। दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन की पढ़ाई के अखराजात और घर का राशन भी ख़त्म हो चुका था। मैं दिन भर सड़कों पर नौकरी की तलाश में ख्वार होता, लेकिन हर जगह से मुझे मायूसी के सिवा कुछ न मिलता। उसी मायूसी और अंधेरे के दौर में मेरी मुलाकात अलीशा से हुई। वो रात मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जब मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब और सनसनीखेज बाब शुरू हुआ था। उस आलीशान बंगले के ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी वो औरत जिसका नाम अलीशा था, निहायत बेबाकी से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर दौलत का वो गरूर था जो किसी भी गरीब की खुददारी को कुचलने के लिए काफी होता है। उसने मेज पर पैसों से भरा हुआ एक चमड़े का बैग रखा और उसकी जिप खोल दी। उसके अंदर नोटों की कड़कड़ाती हुई गड्डियां चमक रही थीं। अलीशा ने अपनी मखमली आवाज में मुझसे कहा, ये 2 लाख रुपए तुम्हारे उस महीने का मुआवजा है, और तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम मेरे शौहर बन के रहोगे। लेकिन ये कोई आम शादी नहीं थी, एक ऐसा मुआहदा था जिसकी शराइत सुन के मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। क्योंकि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हालात की संगीनियों पर चल के करता है, और मेरा ये फैसला भी कुछ ऐसा ही था जिसने मेरी रूह तक को झंझोड़ के रख दिया था। उस रात आसमान पे काले स्याह बादल छाए हुए थे और तेज हवाओं के थपेड़े उस आलीशान बंगले की खिड़कियों से टकरा रहे थे। मैं उस वसी व अरीज हॉल के वस्त में खड़ा अपने सस्ते कपड़ों को देख रहा था, जो उस चमकती हुई संगे मरमर की जमीन पे बिल्कुल अजनबी लग रहे थे। मेरे सामने सोफे पे अलीशा बैठी थी। उसके चेहरे पे दौलत की वो बेरहम चमक थी जो किसी भी गरीब की गैरत को एक ही झटके में खरीद सकती है। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए कीमती सिगरेट का धुआं फिजा में उछाला और अपनी गहरी सहर अंगेज आंखों में मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सी हवस और सनसनी खेज इरादे छुपे हुए थे जो मुझे अंदर से लर्जा रहे थे। उसने मेज पे एक बड़ा सा चमड़े का बैग रखा और उससे आहिस्ता से खोला, तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उसके अंदर नोटों की कड़कड़ाती हुई गड्डियां भरी हुई थीं। अलीशा ने अपने मखमली मगर पुरस्रार आवाज में कहा कि ये 2 लाख रुपए तुम्हारे पहले महीने का एडवांस है, और अब से तुम मेरे किराए का शौहर हो। लेकिन याद रखना, ये शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। असल कहानी इस बंद कमरे के अंदर शुरू होगी, जहां तुम्हें मेरी और मेरी सहेलियों की हर ख्वाहिश को पूरा करना होगा। उसकी ये बात सुन के मेरे कानों में साई साई होने लगी और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा अभी मेरा सीना फट जाएगा। उस वक्त मुझे शदीद पैसों की ज़रूरत थी। मेरी बूढ़ी माँ अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर 2 दिन के अंदर ऑपरेशन ना हुआ, तो वह हमेशा के लिए हमें छोड़ जाएंगी। दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन की पढ़ाई के अखराजात और घर का राशन भी ख़त्म हो चुका था। ऐसे में अलीशा का यह मुआहदा मुझे एक ऐसी कश्ती की तरह लगा जो मुझे उस तूफान से निकाल सकती थी। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये कश्ती मुझे किस साहिल पे नहीं बल्कि एक ऐसी अंधी दलदल में ले जा रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। मैंने कांपते हुए हाथों से उस बैग को उठाया और अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। अलीशा के चेहरे पे एक फातिहाना और गहरी मुस्कुराहट उभरी, जिससे मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। उसने मुझे एक चाबी दी और कहा कि ऊपर वाले कमरे में जाओ, वहां तुम्हारे लिए नए और कीमती लिबास रखे हैं।
خود کو تیار کرو کیونکہ آج رات ہی تمہارا پہلا امتحان ہے اور میری کچھ خاص سہیلیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ میں اس کی بات سن کے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر قدم پہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنی عزت اور غیرت کا جنازہ اٹھا کے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی میں اس بڑے اور پرتعیش کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کی بناوٹ اور ماحول نے مجھے مزید حیرت میں ڈال دیا۔ کمرے کے عین وسط میں ایک بہت بڑا بیڈ تھا جس پر ریشمی چادریں بچھی ہوئی تھیں اور چاروں طرف مدھم سنہری لائٹس جل رہی تھیں۔ کمرے کی فضا میں ایک ایسی تیز اور نشیلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو کسی بھی انسان کے حواس کو معطل کرنے کے لیے کافی تھی۔ الماری میں شہر کے مہنگے ترین برانڈز کے سوٹ اور لباس لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے غسل خانے میں جا کے خود کو صاف کیا اور جب وہ قیمتی لباس پہنا تو آئینے میں مجھے اپنا آپ پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ میں جو کل تک سڑکوں پہ چند سو روپے کے لیے خوار ہو رہا تھا آج لاکھوں کے لباس میں ایک شہزادی کی طرح لگ رہا تھا۔ لیکن اس چمک دمک کے پیچھے چھپی گھبراہٹ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور باہر طوفان مزید شدت اختیار کر چکا تھا۔ اچانک نیچے گاڑیوں کے ہارن بجنے کی آوازیں آئیں اور پھر عورتوں کے ہنسنے اور کھلکھلانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور میں کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر نیچے دیکھنے لگا جہاں 3 مہنگی اور چمکتی ہوئی گاڑیاں کھڑی تھیں جن میں سے کچھ نہایت پرکشش اور امیر طبقے کی خواتین اتر رہی تھیں۔ ان کے لباس اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ یہاں کسی بہت بڑے تفریحی کھیل کے لیے آئی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد نیچے علیشا کی تیز آواز آئی جس نے نوکر کے ذریعے مجھے نیچے بلایا۔ میں جب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ہال میں موسیقی کی مدھم دھن بج رہی تھی اور وہاں 4 خواتین موجود تھیں جن کے ہاتھوں میں کرسٹل کے گلاس تھے۔ ان میں سرخ رنگ کا مایا چمک رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر ان پہ پڑی اور ان کی نظریں مجھ پہ گئیں تو پورے ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ علیشا نے آگے بڑھ کے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی سہیلیوں سے کہا کہ دیکھو یہ ہے میرا نیا شوہر جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ ان عورتوں کی آنکھوں میں جو چمک اور ہوس آمیز تاثرات ابھرے انہوں نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مجھے اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ ان میں سے ایک خاتون جسے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا آگے بڑھی اور میرے بالکل قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی سانسوں کی گرمی مجھے اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے علیشا سے کہا کہ تمہارا انتخاب واقعی لاجواب ہے، یہ تو ہماری ہر شام کو رنگین بنا دے گا۔ اس وقت مجھے شدت سے احساس ہونے لگا کہ اب کچھ ایسا ہونے والا ہے جو میری سوچ سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ علیشا نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور کہا اب تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ ان سب کو اوپر والے کمرے میں لے جاؤ اور یاد رکھنا کہ ان میں سے کوئی بھی ناراض ہو کے نیچے نہیں آنی چاہیے۔ میں ان چاروں عورتوں کے ساتھ دوبارہ سیڑھیاں چڑھنے لگا اور وہ چاروں میرے پیچھے اس طرح آ رہی تھی جیسے وہ کسی بند کمرے میں میرے ساتھ کوئی ایسا کھیل کھیلنے والی ہیں جس کا انجام بہت ہی خطرناک ہوگا۔ میرے ہاتھ کمرے کے دروازے کے ہینڈل پہ تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ہی میں یہ دروازہ کھولوں گا میری زندگی کا وہ سب سے سنسنی خیز اور گہرا باب شروع ہو جائے گا جس کا تصور ہی انسان کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے دل کے ساتھ دروازے کو دھکیلا اور ہم سب اس مدھم سنہری روشنی والے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی اس کمرے کا بھاری لکڑی کے دروازے کا لاک بند ہوا میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی اور مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی پنجرے میں قید ہو چکا ہوں۔ کمرے کے اندر پھیلی ہوئی وہ مدھم روشنی اب مجھے کسی ہولناک خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ چاروں عورتیں میرے سامنے بیڈ پر اس صوفے پہ اس طرح بیٹھ گئیں جیسے کوئی گدھ اپنے شکار کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں دولت کا وہ نشہ اور ہوس کی وہ چمک تھی جو کسی بھی کمزور انسان کو اندر سے توڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ علیشا کی ان سہیلیوں کے چہروں پہ کوئی رحم یا ہمدردی کا تاثر نہیں تھا بلکہ وہ مجھے ایک ایسی چیز سمجھ رہی تھی جس پہ انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے تھے۔ ان میں سے ایک خاتون جس کا نام نتاشا تھا آگے بڑھی اور اسے صوفے پہ بیٹھتے ہی مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا انداز اتنا تہمکانہ تھا کہ میرے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ باہر طوفان اور بارش کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور کھڑکیوں کے شیشے تیز ہوا کی وجہ سے تھر تھرا رہے تھے، لیکن کمرے کے اندر کا ماحول اس سے بھی زیادہ خوفناک اور سنسنی خیز تھا۔ انہوں نے مجھ سے ایسی ایسی فرمائشیں کرنا شروع کر دیں جن کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ان کا مقصد صرف اپنی انا اور اپنی تسکین کو پورا کرنا تھا اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھیں۔ پہلی خاتون نے مجھے اپنے پاؤں کے پاس بیٹھنے پہ مجبور کیا اور مجھے غلام کی طرح برتاؤ کرنے کو کہا۔ جب میں نے تھوڑی ہچکچاہٹ دکھائی تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس میز پہ پٹخ دیا۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ میں بری طرح ڈر گیا۔ اس نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا، علیشا نے تمہیں یہاں نخرے دکھانے کے لیے نہیں رکھا۔ ہم جو کہیں گے تمہیں وہی کرنا ہوگا ورنہ 1 منٹ میں تمہیں اس گھر سے اور اس شہر سے غائب کروا دیا جائے گا۔
یہ سن کے میرے ذہن میں ہسپتال میں بستر پہ پڑی میری بیمار ماں کا چہرہ گھوم گیا، جس کی زندگی صرف ان پیسوں پہ ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی غیرت کا گلا گھونٹا اور ان کے اشاروں پہ ناچنا شروع کر دیا۔ ایک عورت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری عورت نے مجھے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور میرا جسم مسلسل حرکت اور شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے جواب دینے لگا تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور سر میں اتنا شدید درد تھا کہ مجھے سامنے کھڑی عورتیں دھندلی نظر آنے لگیں، لیکن ان امیر زادیوں کے دل میں رحم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ میرے جسم کو اس طرح نچوڑ رہی تھیں جیسے میں کوئی بے جان مشین ہوں جس کو کبھی آرام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب میں تھکن کی وجہ سے بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ گیا تو علیشا کی دوسری سہیلی نے مجھے بالوں سے پکڑ کے پیچھے کھینچا اور غصے سے چلائی کہ ابھی تو رات شروع ہوئی ہے اور تم ابھی سے ہمت ہار رہے ہو۔ ہمیں وہ لڑکا چاہیے جو ہماری ہر فرمائش کو بغیر کسی نخرے کے پورا کرے۔ اسے مجھے دوبارہ اسی دلدل میں دھکیل دیا جہاں میری روح ہر لمحے چیخ رہی تھی۔ رات کے 3 بجے کا وقت میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور مجھے سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو، لیکن ان چاروں عورتوں کا ظلم اور زیادتی کا یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایک کھلونا سمجھ کے کھیل رہی تھی اور ان کی ہنسی اور کہے میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ ہر گزرتے منٹ کے ساتھ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی، لیکن ان کا حشر ایسا تھا کہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں تھیں۔ جب میں نے ان سے پانی مانگا تو انہوں نے مجھے پانی دینے کے بجائے مجھ پہ ہنسنا شروع کر دیا اور کہا، اگر پانی چاہیے تو پہلے ہماری اگلی شرط پوری کرو۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی بے بسی اور ذلت کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ رات سچ مچ ایک ایسا عذاب تھی جس کا کوئی انجام نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے زبردستی وہ سرخ مائع سے بھرا گلاس میرے منہ سے لگا دیا جس کے کڑوے ذائقے نے میری روح تک کو کڑوا کر دیا تھا۔ صبح کے 5 بجے جب باہر آسمان پہ ہلکی سی سفیدی نمودار ہونے لگی تو وہ چاروں عورتیں تھک ہار کے اس کمرے سے نکلیں۔ ان کے جانے کے بعد جب میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ میں ہی ہوں۔ میرا ریشمی لباس تار تار ہو چکا تھا، چہرے پہ جا بجا ناخنوں کے اور زبردستی کے نشانات تھے، آنکھیں اندر کو دھس چکی تھیں اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں شدید درد نہ ہو رہا ہو۔ میں فرش پہ نیم مردہ حالت میں گر گیا۔ مجھ میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کے بستر پہ جا سکوں۔ میری حالت ایک ایسے لاشے کی طرح تھی جسے کسی نے بری طرح کچل دیا ہو۔ اسی حالت میں کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور علیشا اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ صبح کی روشنی میں ایک عجیب سی صفاقی تھی۔ اسے فرش پہ پڑی میری اس نیم مردہ حالت کو دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی افسوس تھا نہ ہی کوئی ہمدردی۔ اس اپنے مہنگے جوتے کی نوک سے مجھے ہلایا اور انتہائی سرد اور بے رحم آواز میں کہا، بس تم نے یہی کرنا ہے، ہر رات یہی تمہارا کام ہے، اور اگر تم نے آئندہ اس طرح کی کمزوری دکھائی یا ہمت ہارنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں اس سے بھی بدتر انجام تک پہنچا دوں گی۔ یہ 2 لاکھ روپے مفت میں نہیں ملتے، اس کے لیے تمہیں روزانہ اسی طرح مرنا ہوگا۔ اس کی یہ باتیں میرے کانوں میں گونجیں اور میرے اندر کی آخری امید بھی دم توڑ گئی، اور میں بس یہ سوچ کے رہ گیا کہ کیا میں اس جہنم سے کبھی زندہ باہر نکل پاؤں گا یا یہ بنگلہ میری قبر بن جائے گا۔ علیشا کے اس پر اسرار اور بے رحم بنگلے سے جب مجھے شام کے وقت چند گھنٹوں کے لیے اپنے گھر جانے کی اجازت ملی تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی قیدی عمر قید کی کوٹری سے کچھ دیر کے لیے کھلی ہوا میں سانس لینے نکلا ہو۔ میرے پاس وہ چمڑے کا بیگ تھا جس میں 2 لاکھ روپے کی وہ کڑکڑاتی ہوئی گڈیاں موجود تھیں جن کے لیے میں نے اپنی روح اور اپنے جسم کا سودا کیا تھا۔ میں نے اپنے چہرے کے نشانات کو چھپانے کے لیے گاڑی کے شیشے کو اوپر کیا اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن جو زخم میرے اندر لگ چکے تھے انہیں چھپانا ناممکن تھا۔ جب میری گاڑی ہمارے اس چھوٹے اور خستہ حال محلے کی تنگ گلی میں داخل ہوئی تو وہاں کا ماحول اس عالی شان بنگلے سے بالکل مختلف تھا۔ ہر طرف غربت اور مجبوری کی بو پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس ماحول میں ایک اپنائیت تھی جو مجھے اس چمکتے ہوئے جہنم میں کبھی نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے چھوٹے سے گھر کے دروازے پہ پہنچا اور میں نے دستک دی تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ میری چھوٹی بہن نے کھولا اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس کے چہرے پہ ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اونچی آواز میں چلائی کہ ماں دیکھو بھائی آ گئے ہیں۔ میں جب صحن میں داخل ہوا تو میری بوڑھی ماں جو پچھلے کئی مہینوں سے شدید بیماری کی وجہ سے بستر سے لگی ہوئی تھی اور ڈاکٹروں نے اس کے آپریشن کے لیے لاکھوں روپے مانگے تھے، وہ لاٹھی کے سہارے کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ نقاہت تھی، لیکن میری آمد نے اس کے آنکھوں میں زندگی کی ایک نئی چمک پیدا کر دی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کے اس بیگ کو میز پہ رکھا اور اس کی زپ کھول دی۔
जब मेरी माँ और बहन ने उस बैग के अंदर नोटों के ढेर देखे तो उनकी आंखें हैरत और खुशी से फैल गईं। मेरी बहन ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया और वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतनी बड़ी रकम सचमुच हमारी हो चुकी है। मेरी बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने कांपते हुए हाथों से मुझे अपने गले से लगा लिया। उसकी ममता की गर्मी जब मेरे जिस्म को छुई तो मेरा दिल अंदर से रोने लगा। मुझे ऐसा लगा जिस माँ की जिंदगी बचाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ, अगर उसे सच मालूम हो जाए तो वो शायद जीते जी मर जाए। माँ ने मुझे चूमते हुए कहा कि मेरे लाल, इतने सारे पैसे तुम कहाँ से लाए हो? क्या खुदा ने हमारी सुन ली है कि अब मेरा ऑपरेशन हो जाएगा और तुम्हारी बहन की पढ़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी? मैंने अपनी माँ के आंसू पूंछे और अपने चेहरे पर एक मस्नूई मुस्कुराहट लाते हुए झूठ का वो सहारा लिया जो मैंने रास्ते में ही सोच रखा था। मैंने माँ से कहा कि माँ, आप परेशान मत हो, आपकी बेटी को एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है और ये कंपनी बहुत अमीर लोगों की है। उन्होंने मेरी ईमानदारी और मेरी ज़रूरत को देख के मुझे ये सारा पैसा एडवांस में दिया है ताकि मैं आपका इलाज अच्छे अस्पताल में करवा सकूं। मेरी बहन ने खुशी से तालियां बजाईं और कहने लगी कि भाई, अब मैं दोबारा स्कूल जा सकूंगी और नए कपड़े खरीद सकूंगी। घर का वो मसला जो पिछले कई सालों से हमें खून के आंसू रुला रहा था, वो इस रकम से हल हो चुका था। मेरी माँ ने मेरे चेहरे पे नाखूनों के निशान देखे तो वो घबरा गई और पूछने लगी, मेरे बेटे ये कैसे हुआ? तब मैंने मुस्कुरा के कहा, कुछ नहीं अम्मा, एक दोस्त की बेटी को गोद में उठाया था, उसने अचानक से ही मेरे मुंह को नाखूनों से नोच लिया। मेरी बात सुन के अम्मा मुस्कुरा दी। वो बार बार खुदा का शुक्र अदा कर रही थी और मुझे दुआएं दे रही थी, लेकिन इन दुआओं के हर लफ्ज पे मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी माँ के गले लग के भी पाक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जिस काम से पैसा कमा के लाया था वो एक ऐसी दलदल थी जिसका जिक्र मैं अपने ख़ानदान के सामने कभी नहीं कर सकता था। मैंने घर वालों को सिर्फ यह बताया कि मेरी नौकरी की नौयत ऐसी है कि मुझे दिन रात कंपनी के मालिकान के साथ रहना पड़ता है और उनके कारोबारी दौरों में उनके साथ सफ़र करना होता है। इसलिए मैं रोज़ाना घर नहीं आ सकूंगा, बल्कि हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही कुछ घंटों के लिए आ पाऊंगा। मेरी माँ ने मासूमियत से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, जितनी भी मेहनत करनी पड़े करो, लेकिन हमेशा हलाल और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार करना, क्योंकि हराम का 1 रुपया भी पूरे घर को बर्बाद कर देता है। माँ की यह बात मेरे कानों में किसी तीर की तरह लगी और मुझे अपनी सांसें रुकते हुई महसूस हुई। मैंने किसी तरह अपनी हालत को संभाला और बहन से कहा कि वो जल्दी से माँ के अस्पताल के कागजात तैयार करे ताकि हम कल ही डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की तारीख ले सकें। उस शाम मेरे घर में खुशी का माहौल था। किचन से अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी जो महीनों बाद हमारे घर में पका था। बहन हंस रही थी और माँ के चेहरे पर सुकून था। ये वो मंजर था जिसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी और रात का अंधेरा गहरा होने लगा, मेरा मोबाइल फ़ोन ज़ोर-ज़ोर से वाइब्रेट करने लगा। जब मैंने स्क्रीन पे देखा तो अलीशा का नाम चमक रहा था। उस फ़ोन की घंटी ने मुझे दोबारा इस तल्ख़ हकीकत की तरफ धकेल दिया कि मेरी ये खुशी सिर्फ़ चंद घंटों की थी और अब मुझे दोबारा उसी बंद कमरे में जाना है जहाँ वो 4 औरतें और अलीशा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने भारी दिल के साथ माँ और बहन से इजाज़त ली। माँ ने दोबारा मुझे गले से लगाया और मेरी पीठ पे हाथ फेरते हुए खुदा के हवाले किया। और जब अपने घर की दहलीज से बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा मैं अपनी जन्नत को पीछे छोड़ के दोबारा इसी जहन्नम की तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ, जहाँ हर रात मेरी इज्जत और मेरी सेहत का जनाजा निकलता है। और अब अगली रात मेरे साथ क्या हशर होने वाला था, ये सोच के ही मेरे पूरे जिस्म में एक सनसनीखेज खौफ की लहर दौड़ गई थी। अलीशा के उस आलीशान बंगले में वापसी मेरे लिए एक ऐसी कैद में दोबारा कदम रखने के मुतरादिफ थी जहाँ हर चीज़ चमकदार और खूबसूरत थी, लेकिन उस चमक के पीछे एक हौलनाक अंधेरा छुपा हुआ था। मुझे इस बंगले की दूसरी मंजिल पे एक ऐसा कमरा दिया गया था जो किसी बादशाह की ख्वाबगाह से कम नहीं था। वहाँ का नरम गुदाज बिस्तर, कीमती पर्दे, चमकते हुए फानूस और हर वक्त मेज़ पे मौजूद रहने वाले दुनिया के बेहतरीन और लजीज तरीन खाने मेरे इस्तकबाल के लिए तैयार रहते थे। अलीशा ने मेरे आराम का पूरा इंतज़ाम कर रखा था ताकि मेरे जिस्म में तवानाई बरकरार रहे, लेकिन इन तमाम आसाइशों के बावजूद जब भी मैं उस कमरे में अकेला होता तो मेरा दिल मुट्ठी में आ जाता। मैं बिस्तर पर लेट के छत की तरफ देखता और शर्मिंदगी की एक ऐसी लहर मेरे अंदर दौड़ जाती जो मुझे अंदर ही अंदर खाकसर कर रही थी। मेरा ज़मीर मुझे बार बार पुकार के कहता था कि तुम अपनी माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए जिस रास्ते पे चल पड़े हो वो सरासर गुनाह और ज़िल्लत का रास्ता है। मैं हर वक्त एक शदीद उलझन और ज़हनी तनाव का शिकार रहता था। मुझे पता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अखलाकी और मजहबी तौर पर एक संगीन जुर्म है,
लेकिन जब भी मैं इस दलदल से निकलने का सोचता तो अस्पताल का वो मंजर मेरी आंखों के सामने आ जाता, जहां मेरी माँ को अगली किस्त के पैसों की ज़रूरत थी। इसी कश्मकश ने मेरी नींदें उड़ा दी थीं और मैं दुनिया के महंगे तरीन बिस्तर पे लेट के भी रात भर तड़पता रहता था। दिन गुजरते जा रहे थे और इस बंगले में पार्टियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हर रोज़ शाम होते ही बंगले का रुख बदल जाता और शहर के अमीर तरीन तबके की ख़वातीन वहाँ जमा होना शुरू हो जाती। उन पार्टियों में मुझे एक ऐसे मोहरे की तरह पेश किया जाता जिसे हर कोई अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहता था। अलीशा मुझे कीमती लिबास पहना के उन औरतों के सामने ले जाती और वो सब मुझे देख के अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट ले आती। फिर वो खौफनाक शाम आई जब अलीशा ने बंगले के उकबी हिस्से में एक बहुत बड़ी पूल पार्टी का एहतमाम किया। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। स्विमिंग पूल के चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स जल रही थीं। तेज मौसीकी की धुनों पे अमीर औरतें रक्स कर रही थीं। उन सब के हाथों में ग्लास थे और उनका नशा अरूज पे था। अलीशा ने मुझे इशारा किया कि मैं पूल के किनारे पे आके खड़ा हो जाऊं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, तमाम औरतों की नजरें मुझ पे जम गईं। उनकी आंखों में एक ऐसी हवस और अजीब सी फैंटेसी चमक रही थी जिसने मेरे दिल में खतरे की घंटी बजा दी। उनमें से कई खवातीन जो शराब के नशे में धत थीं मेरे करीब आईं। उन्होंने जबरदस्ती मुझे अपने घेरे में ले लिया। वो सब एक दूसरे से बढ़ के मुझ पे अपना हक जता रही थी। कोई मेरे लिबास को छू रही थी तो कोई मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रही थी। वो सब मुझे अपनी दौलत के बलबूते पर खरीदने की कोशिश कर रही थी। एक औरत ने अलीशा से कहा, आज रात ये लड़का सिर्फ मेरी फरमाइश पूरी करेगा क्योंकि मैंने इसके लिए सबसे बड़ी रकम देने का फैसला किया है। तो दूसरी औरत ने उसका हाथ झटक के कहा, नहीं, इस पे पहला हक मेरा है क्योंकि मैं उसे अपनी नई फैंटेसी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। उनकी ये बातें सुन के मुझे शदीद घबराहट होने लगी। मैंने वहाँ से पीछे हटने की कोशिश की लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उनमें से 3 औरतों ने मिलकर मुझे एक जोरदार धिक्का दिया। मैं अपने महंगे लिबास समेत उस गहरे स्विमिंग पूल के अंदर जा गिरा। अचानक पानी में गिरने की वजह से मेरी सांस उखड़ गई और मुझे तैरना भी नहीं आता था। मैं पानी के अंदर गौते खाने लगा और अपने हाथ पांव मारने लगा ताकि किसी तरह ऊपर आ सकूं। लेकिन जैसे ही मैं अपना सर पानी से बाहर निकालता, वो ऊपर खड़ी औरतें कह लगाती और अपने हाथों से मुझे दोबारा पानी के अंदर डुबा देती। वो मेरे खौफ और मेरी बेबसी से लुत्फ अंदोज हो रही थीं। ये उनका एक ऐसा तफरीही खेल था जहाँ एक इंसान की ज़िंदगी और इज्जत की कोई कीमत नहीं थी। वो बार बार मुझे पानी के अंदर धकेलती और जब मैं बिल्कुल बेदम होने लगता तो मुझे एक सेकंड के लिए ऊपर आने देती और फिर हंस के कहती कि देखो अलीशा, ये तुम्हारा शौहर है जो लाखों रुपए लेता है, लेकिन आज ये हमारा खिलौना है। पानी के अंदर मेरा दम घुट रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ज़िंदगी का चिराग अब गुल होने वाला है। वो सब अपनी अजीब और हौलनाक फैंटेसीज़ को पूरा करने के लिए मुझ पे ज़ुल्म कर रही थी। कोई ऊपर से मुझ पे पानी फेंक रही थी तो कोई नौकरों को कह रही थी कि पानी का दर्जा हरारत बदल दिया जाए ताकि इसका तमाशा और ज़्यादा दिलचस्प हो जाए। मैं पूल के किनारे को पकड़ने की कोशिश करता तो मेरे हाथों पे अपने तेज जूतों से दबाव डालती, जिसकी वजह से मैं दर्द से तड़प के दोबारा पानी के अंदर चला जाता। उस पूल पार्टी ने मुझे जिस्मानी तौर पे तो तोड़ ही दिया था, लेकिन जहनी तौर पे मेरी खुददारी का वो जनाजा निकाला जिसका मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा बेजुबान जानवर हूँ जिसे उन अमीर जादियों ने अपनी तफरीह के पार्क में कैद कर रखा है। रात गहरी होती जा रही थी और पूल के अंदर मेरी हालत अब बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। मेरी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और पानी भरने की वजह से मुझे शदीद खांसी आ रही थी। लेकिन उन औरतों का कहकहा, उनकी ज़बरदस्ती का ये सिलसिला अब भी जारी था। वो मुझे मज़ीद तंग करने के नए तरीके सोच रही थीं। इस सनसनीखेज़ और हौलनाक माहौल में मैं बस खुदा से अपनी मौत की दुआ मांग रहा था, क्योंकि इस ज़िल्लत से बेहतर मुझे अपनी मौत नज़र आ रही थी और मुझे नहीं मालूम था कि इस पूल से मैं ज़िंदा बाहर निकल पाऊँगा या ये पानी ही मेरी आखिरी पनाहगाह बन जाएगा। पूल पार्टी की वो रात मेरी ज़िंदगी का सबसे हौलनाक और तकलीफ दे अज़ाब थी, जो मैंने पल-पल मर के गुज़ारी थी। जब सुबह के 4 बजे तो वो तमाम औरतें शदीद नशे की हालत में लड़खड़ाती हुई अपने घरों को लौट गईं और स्विमिंग पूल का वो सर्द पानी मेरे आंसुओं और मेरी बेबसी का गवाह बन के रह गया। अलीशा ने नौकरों की मदद से मेरे गीले और नीम मुर्दा जिस्म को पानी से बाहर निकाला और मुझे घसीटते हुए ऊपर मेरे कमरे के फर्श पर फेंक दिया। उसके चेहरे पर रहम का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि वो माथे पर बल लाए मुझे देख रही थी। उसने अपने हैंड बैग से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसके अंदर नशावर गोलियां चमक रही थी। उसे वो शीशी मेज पे पटकी और इंतहाई सर्द आवाज में कहने लगी कि अब सारा दिन आराम करो और अपने जिस्म को दोबारा तैयार करो, क्योंकि आज रात इससे भी बड़ी पार्टी है।
और शहर की वो अमीर तरीन और हाई क्लास औरतें आ रही हैं जिन्हें खुश करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अगर तुम्हें ज़्यादा दर्द या मसला होता है तो तुम भी ये नशा कर लिया करो। इससे इंसान को कुछ महसूस नहीं होता और वो हर फरमाइश हंस के पूरी कर देता है। अलीशा ये कह के कमरे से बाहर निकल गई और दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया। मैंने फर्श पे पड़े पड़े उस शीशे को देखा तो मेरे अंदर नफरत की एक आग भड़क उठी। मैंने घसीटते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उस नशे की शीशी को उठा के कमरे के एक दूर कोने में फेंक दिया जहां वो दीवार से टकरा के टूट गई। मैं बिस्तर के पाए से सर लगा के फूट फूट के रोने लगा और खुदा से फरियाद करने लगा कि मैं किस जहन्नुम में आ गया हूँ जहाँ मुझे एक इंसान से जानवर और अब एक नशई बनने की कोशिश की जा रही है। सारा दिन मैं इसी तरह नींद, बेहोशी और शदीद बुखार की हालत में बिस्तर पे पड़ा रहा। मेरा पूरा जिस्म आग की तरह तप रहा था और पानी पीने की भी सकत नहीं थी। जैसे ही शाम ढली और रात का अंधेरा गहरा हुआ, नीचे एक बार फिर महंगी गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे और औरतों के ऊंचे कहकहे गूंजने लगे। मेरे दिल की धड़कन खौफ से बंद होने लगी और मैंने कंबल अपने मुंह पे ओढ़ लिया ताकि कोई मुझे देख न सके। लेकिन कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा झटके से खुला और अलीशा चंद नौकरों के साथ अंदर दाखिल हुई। उसे जब मुझे बिस्तर पे पड़ा देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। उसे ज़बरदस्ती मेरा कंबल खींचा, मुझे बाजू से पकड़ के बिस्तर से नीचे गिराया। मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़े और कहा कि अलीशा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। आज मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मेरा जिस्म टूट रहा है। लेकिन उस संगदिल औरत पे मेरी आहो पुकार का कोई असर नहीं हुआ। उसे अपने पर्स से एक सुरंज निकाली जिसमें एक पुरस्रार माया भरा हुआ था। उसे नौकरों को इशारा किया जिन्होंने मेरे दोनों हाथों को मजबूती से जकड़ लिया। मैं चीखता रहा और मिन्नतें करता रहा, लेकिन अलीशा ने आगे बढ़कर वो नशे का तेज इंजेक्शन जबरदस्ती मेरी रग में उतार दिया। उस दवा के जिस्म में दाखिल होते ही चंद सेकंड के अंदर मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ और मेरा पूरा वजूद सुन्न होने लगा। मेरी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई और मुझे अपने इर्द गिर्द की चीज़ें घूमती हुई महसूस होने लगी। अलीशा ने मुझे खड़ा किया और मेरे चेहरे पे पानी का छींटा मार के कहा कि अब जाओ और नीचे उनका इस्तकबाल करो। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक और सनसनीखेज़ रात साबित हुई, क्योंकि मैं खुद शदीद नशे की हालत में था और मेरा अपने जिस्म पे कोई कंट्रोल नहीं था। नीचे हॉल में जब मैं पहुंचा तो वहां का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। वहां मौजूद हाई क्लास औरतें मुझे एक नायाब चीज़ की तरह देखने लगी और नशे के असर की वजह से मेरे अंदर का खौफ और शर्मिंदगी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उन्होंने मेरे इस बेबस वजूद के साथ वो सब कुछ करना शुरू कर दिया जो उनकी तारीख फैंटेसीज का हिस्सा था। मैं एक रोबोट की तरह उनके हर इशारे पे नाच रहा था और उनकी हर जायज़ और नाजायज़ फरमाइश को बगैर किसी हिचकिचाहट के पूरा कर रहा था। वो मेरे साथ जो भी ज़ुल्म और ज़बरदस्ती करती, मैं नशे की धुन में सिर्फ मुस्कुरा देता और वो सब इस बात पे तालियां बजा रही थी कि आज ये लड़का सचमुच उनका गुलाम बन चुका है। रात के पिछले पहर जब वो सब मुझे अपने इशारों पे नचाकर अपनी हवस की प्यास बुझा रही थी तो मुझे धुंधला सा याद है कि हॉल के दरवाजे पे एक गाड़ी आके रुकी और वहां से एक ऐसी खातून दाखिल हुई जिसकी आंखों में औरतों जैसी वहशत नहीं थी, बल्कि एक गहरा सदमा था। यह अलीशा की वही खास सहेली समरीन थी जो उस भयानक रात के आखिरी पहर उस हॉल में कदम रख चुकी थी और मेरी उस नशे में धत और तमाशा बनी हालत को देख के उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। समरीन ने जब हॉल के वस्त में मेरी नशे में धत और तमाशा बनी हुई हालत देखी तो उसके चेहरे पे एक गहरा दुख और सदमा आ गया। वो एक बासर और निहायत अमीर खातून थी। इस से बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपने हैंड बैग से नोटों की भारी गड्डियां निकाली, उन्हें अलीशा के सामने मेज़ पे जोर से पटका। हॉल में मौजूद तमाम औरतें और अलीशा उसकी इस हरकत पर दंग रह गईं। समरीन ने अलीशा की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई रोबदार आवाज में कहा कि मुझे ये लड़का अगले 2 दिन के लिए बिल्कुल अकेले में चाहिए और इन 2 दिनों में कोई भी इसके कमरे के पास नहीं भटकेगा। अलीशा ने जब नोटों का वो बड़ा ढेर देखा तो उसके चेहरे पे मादा परस्ती की मुस्कुराहट आ गई और उसने फौरन हामी भरते हुए नौकरों को इशारा किया जिन्होंने मुझे सहारा दे के ऊपर मेरे कमरे में पहुंचा दिया। समरीन मेरे पीछे पीछे कमरे के अंदर आई और उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। कमरे में आते ही उसने सबसे पहले गुसल खाने से ठंडा पानी ला के मेरे चेहरे पे छींटे मारे और नौकरों को बुलाकर मेरे लिए गर्म कॉफ़ी मंगवाई। वो 2 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे पुरसकून और अजीब दिन थे। समरीन ने उन 2 दिनों में मुझसे कोई फरमाइश नहीं की और ना ही मुझे छुआ, बल्कि वो एक सच्ची इंसान की तरह मेरे सिरहाने बैठ मेरी तीमारदारी करती रही। जब नशे का असर आहिस्ता आहिस्ता ज़ायल हुआ और मुझे सही मानों में होश आया तो मैंने खुद को बिस्तर पे पाया और समरीन सामने सोफे पे बैठी हमदर्दी से मेरी तरफ देख रही थी।
उसने इंतहाई नरम और संजीदा आवाज में मुझसे पूछा कि तुम जैसे सुलझे हुए और गैरतमंद नौजवान इस गंदगी में क्यों फंसे हो और यहाँ इस बंगले में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी इज्जत नफ्स का कोई एहसास नहीं है? समरीन का ये सवाल सुन के मेरे अंदर जब्त का बंधन टूट गया और मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। मैंने रोते हुए उसे अपनी जिंदगी की तमाम तल्ख हकीकतें सुना दी। मैंने उसे बताया कि किस तरह मेरी बूढ़ी माँ अस्पताल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी और किस तरह छोटी बहन की पढ़ाई के लिए मुझे इस जहन्नुम का हिस्सा बनना पड़ा। मैं ये दर्दनाक कहानी सुनकर समरीन की आंखों में आंसू आ गए। उसे उसी वक्त ये ठान ली कि वो मुझे इस अजाब से निजात दिलाएगी। उसे मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि मैं तुम्हें इस गंदगी से निकालने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम सच्चे दिल से यहाँ से निकलना चाहते हो तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैंने फौरन रोते हुए हामी भर ली और कहा, मैं रोज मरने से बेहतर है कि एक बार मर जाऊं। मुझे यहाँ से निकाल लो। समरीन ने अगले ही लम्हे अपने बैग से एक बहुत बड़ी रकम निकाली और मेरे हवाले करते हुए कहा कि ये पैसे लो और फौरन जाके अपनी माँ के इलाज के तमाम अखराजात और घर के तमाम कर्जे चुका दो। इसके बाद जो कानूनी मुआयदा तुम्हारा अलीशा के साथ है, मैं उससे बात करके तुम्हें बाकायदा उससे खरीद लूंगी और इस कैद से हमेशा के लिए आज़ाद करवा दूंगी। समरीन अपने वादे की पक्की निकली। उसने अलीशा को एक खती रकम अदा की जो अलीशा की सोच से भी ज्यादा थी और उस मादा परस्त औरत ने पैसों की खातिर फौरन मुझे आज़ाद करने का फैसला कर लिया। समरीन मुझे उस बंगले से निकाल के अपने साथ ले गई, लेकिन उसने मुझे अपने घर का गुलाम नहीं बनाया, बल्कि उसने मुझे एक बाइज्जत और हलाल नौकरी फराहम की जहाँ मैं अपनी मेहनत और लगन से कमाने लगा। कुछ ही दिनों में मेरी माँ का ऑपरेशन कामयाब हो गया और वो भली चंगी होकर घर लौट आई। मेरी बहन दोबारा स्कूल जाने लगी और हमारे घर का वो तारीक दौर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मैं जब भी अपने माजी के इस भयानक बाप को याद करता हूँ तो मेरा जिस्म कांप उठता है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे समरीन जैसी नेक दिल खातून के ज़रिए उस दलदल से निकाला और मुझे ये सबक सिखाया कि दुनिया की कोई भी दौलत और आसाइश इंसान की इज़्ज़त नफ्स और हलाल कमाई से बढ़ के नहीं हो सकती। जब मैंने सबरीन के दिए हुए पैसों से अपनी माँ के अस्पताल के तमाम अखराजात पूरे कर लिए और अलीशा के उस जहन्नुम जैसे बंगले से हमेशा के लिए आज़ादी की राह हमवार हो गई, तो मेरे जहन में मुसलसल एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर उस बेरहम और मादा परस्त दुनिया में जहाँ हर अमीर औरत मुझे सिर्फ एक खिलौना समझ रही थी, तो समरीन ने मुझ पे इतनी बड़ी हमदर्दी क्यों की? वो क्यों लाखों रुपए बर्बाद करके मुझे इस दलदल से निकालने के लिए एक फरिश्ते की तरह आगे आई? एक शाम जब मैं उसके दफ्तर में उसके सामने बैठा था तो मैं अपने जज्बात पे काबू ना रख सका। मैंने इंतहाई अदब से उससे पूछ ही लिया कि मैडम, आपने मेरी ज़िंदगी और मेरी इज़्ज़त को बचाने के लिए अपनी इतनी बड़ी रकम क्यों दाँव पे लगा दी, जबकि आप मुझे जानती भी नहीं थीं। समरी ने मेरी बात सुन के अपनी मेज़ फ़ाइल पे रखी। उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा और जान-निकाह दर्द उभर आया जिसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया। उसे एक लंबी और ठंडी आह भरी और खिड़की के पास जाके बाहर गिरती हुई बारिश को देखने लगी। फिर उसने इंतहाई बोझल और लरजती हुई आवाज़ में मुझे अपनी ज़िंदगी का वो खौफनाक राज बताया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसे बताया आज से 6 साल पहले उसका छोटा भाई था जिसका नाम आसिम था। वो बिल्कुल मेरी तरह मासूम, गैरतमंद और अपनी फैमिली से बेपनाह मोहब्बत करने वाला नौजवान था। उन दिनों समरीन का ख़ानदान इतने बड़े माली उरूज पे नहीं था और आसिम को अपनी पढ़ाई और वालिद के इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। इसी मजबूरी का फ़ायदा उठा के अलीशा जैसी ही एक दूसरी इंतहाई अमीर और मादा परस्त औरत ने आसिम को अपने जाल में फंसाया और उसे पैसों का लालच देकर अपने पास रख लिया। आसिम को भी शुरू में लगा कि ये बहुत आसान काम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन अमीर औरतों ने उसके साथ भी वही हशर करना शुरू कर दिया जो अलीशा की सहेलियों ने मेरे साथ किया था। वो रोज़ाना रात को आसिम को अपने हाई क्लास पार्टियों में ले जाती और अपनी गंदी फैंटेसीज पूरी करने के लिए उसे शदीद जहनी और जिस्मानी अजियत का निशाना बनाती। आसिम जब उस जिल्लत से तंग आके भागने की कोशिश करता तो वह औरतें उसे मजीद नशे की लत लगा देती और ज़बरदस्ती उसे इंजेक्शन लगा के होश से बेगाना कर देती ताकि वो उनके इशारों पे नाचता रहे। एक मनहूस रात उन औरतों ने नशे की इतनी तेज़ और ज़्यादा मिकदार आसिम के जिस्म में उतारी कि उसका दिल वो शदीद दबाव बर्दाश्त न कर सका और वो उसी महफिल के वस्त में दम तोड़ तोड़ कर अपनी जान हार गया। उन अमीरजादियों ने अपनी दौलत और असर रसूख का इस्तेमाल करके उस पूरे केस को दबा दिया और मेरे भाई की मौत को एक आम हादसा करार दिया। समरी ने अपनी आंखों से आंसू पूंछते हुए मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि जब आसिम इस दुनिया से गया तो मैंने अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लिया कि मैं इतनी ताकतवर और अमीर बनूंगी कि इन हाई क्लास पार्टियों का हिस्सा बन सकूं, और जहाँ भी मुझे आसिम जैसा कोई मजबूर और बेबस लड़का इनके बीच घिरा हुआ नजर आए,
मैं उसे अपनी जान और अपनी दौलत की बाजी लगा के भी वहाँ से ज़िंदा निकालूँगी। उस रात जब मैंने अलीशा के बंगले पे तुम्हें स्विमिंग पूल में गौते खाते देखा और फिर अगली रात जब अलीशा ने तुम्हें ज़बरदस्ती नशे का इंजेक्शन लगाया, तो मुझे तुम्हारे चेहरे पे अपना वही मरता हुआ भाई आसिम नज़र आ रहा था। मेरा दिल चीख उठा। मैं एक और आसिम को इस गंदगी की नज़र नहीं होने दूँगी। इसलिए मैंने वो रकम अलीशा के मुँह पे मारी ताकि मैं तुम्हें वो ज़िंदगी दे सकूँ जो मैं अपने भाई को ना दे सकी। समरीन की ये दर्दनाक दास्तान सुन के मेरी आँखों से आँसू जारी हो गए और मेरे दिल में उसके लिए इज़्ज़त और एहतराम का मर्तबा और भी बुलंद हो गया। मुझे एहसास हुआ कि खुदा किस तरह इंसान को बचाने के लिए किसी के दिल में इतनी बड़ी हमदर्दी और मकसद पैदा कर देता है, और अब मैं इस पाक और हलाल ज़िंदगी की हर साँस पे खुदा का और समरीन का शुक्रगुज़ार था।